QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जो है जीव विज्ञान क्लास 11 का देखेंगे। 9 नंबर चैप्टर है जैव अणु किसे कहते हैं। इसमें हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे, एंजाइम्स के बारे में जानेंगे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की संरचना क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज का चैप्टर है 9 नंबर है जैव अणु। ये क्या होता है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। हमें रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें ये भी जानना है। प्राथमिक और द्वितीयक उपाय जो है चेज क्या होते हैं, बृहद जैव अणु क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्रोटीन की संरचना क्या होती है, और एंजाइम किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खास करके प्रोटीन और जो आपका प्रोटीन की संरचना क्या होती है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, एसिड क्या होता है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, यही सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं। इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है आपका कि इस जीवमंडल में विविध प्रकार के जीव जो है मिलते हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों और यौगिकों से मिलकर के बने हैं। मतलब ये हुआ जितने भी जीव हैं, क्या सब में जो है एक जो अगर देखा जाए तो उनकी रासायनिक अगर संगठन देखा जाए तो क्या सब में एक ही तत्व पाए जाते हैं या उनमें कुछ और भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, तत्वों का जो विश्लेषण होता है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें जानना है। आगे लिखा है यदि पादप और प्राणी ऊतकों और सूक्ष्म जीव लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों को एक सूची जो है प्राप्त होती है, जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की जो है प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव तत्वों जैसे पदार्थ जैसे भूप्रपट्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भूप्रपट्टी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों का उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर होता है, मतलब ये हुआ कि जो तत्व जीव पाए जाते हैं और जो तत्व निर्जीव अर्थात भूप्रपट्टी पाए जाते हैं सेम पाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। आगे लिखा है सुनिश्चित तौर पर उसमें जो है कोई अंतर नहीं मिलता है। अंतर मतलब ये हुआ कि उस जो तत्व उसमें पाए जाते हैं निर्जीव और सजीव पाए जाते हैं, हाँ मात्रा में अंतर हो सकता है लेकिन तत्वों में कोई अंतर नहीं होता है। सभी तत्व जो भूप्रपट्टी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूनों में भी मिलते हैं। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूप्रपट्टी से सामान्यतः ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बन देखा जाए और चाहे हाइड्रोजन देखा जाए तो भूप्रपट्टी में अर्थात जो आपका देखा जाए तो आपका क्रस्ट में कम पाया जाता है, लेकिन अगर जीव के संदर्भ में देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो क्यों ज़्यादा पाया जाता है, इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें इसको जानते हैं कि रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे किया जाता है। जीवों में लिखा है कि इसी तरह से हम जो है पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। तो जीवों में जो है कार्बनिक यौगिक कैसे पाए जाते हैं इसको हमें ध्यान देना है। आगे लिखा है आपका उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा। इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का मतलब लीवर का टुकड़ा आदि को लेकर के जो है क्या कहते हैं खरल या जो है मूसल की सहायता से जो है क्या कर सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा जो है क्या बन जाता है, चूर्ण बन जाता है, प्राप्त होता है। पुनः इसे महीन कपड़े में रख करके कस करके निचोड़ने छानने के बाद हमें 2 अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे हम निस्यंदन कहते हैं, वह दूसरा जो अंश अम्ल में विलय होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है भारित कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखा है आपका वैज्ञानिकों ने अम्ल और अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया है। तो याद रखना जो अम्ल होता है वो घुलनशील भाग में क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होता है।
तुम्हें जो है उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इसमें मिलने वाले विशेष करके कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न जो है पृथक्करण विधि अपनाते हैं। मतलब ये हुआ कि जब उसको हम अलग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पृथक्करण विधि को अपना लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो एक जो है वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के जो है आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कि वो रासायनिक रूप से कैसे बने हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। याद रखना, जो जीव ऊतक होते हैं उसमें जितने भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। और यही चैप्टर का नाम है, यही हमें यहाँ पर पढ़ना है। आगे लिखा है लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व या वह यौगिक मिलते हैं। याद रखना, जो जीव होते हैं उसमें कार्बनिक भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक भी पाए जाते हैं। इसमें दोनों तत्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन इसमें हमारे जो जैव अणु होते हैं उसमें हम कार्बनिक यौगिक के बारे में ही अध्ययन करते हैं। आगे लिखा है कि हम यह कैसे जान पाते हैं, एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग का जो है करना पड़ेगा। जीव ऊतकों पर यह यकृत की जो है थोड़ी मात्रा को तौलकर एक नम भार कहलाता है सूक्ष्म कर लें। ठीक है, मतलब उसे सुखा लें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जिससे संपूर्ण जल जो है क्या हो सकता है, वाष्पित हो जाता है। बचे हुए पदार्थ से सूक्ष्म भार प्राप्त होता है। यदि ऊतकों को मतलब टिश्यू को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होकर के गैसीय रूप CO2 और जो जलवाष्प में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। याद रखना, अगर हम जो है टिश्यू को अगर पूर्ण रूप से अगर हम देखा जाए, अगर जलाते हैं तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो किस में बदल जाते हैं, ऑक्सीकृत होकर के वो CO2 में और किस में, जलवाष्प में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आगे लिखा है बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे आपका सल्फेट, फास्फेट आदि अम्ल घुलनशील जो है अंश में मिलते हैं। इस कारण से ये तत्वीय विश्लेषण से किसी भी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और जो है कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। तो उसी को सारणी में यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसको हम जो है और डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका कि जो है यौगिक के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जितने भी जीव होते हैं उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के यौगिक जो है उसमें पाए जाते हैं। रासायनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे आपका एल्डी जो है हाइड, कीटोन और आपका एरोमेटिक जो है यौगिक आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से उन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियो जो है आपका टाइड, क्षार, वसा जो है अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं उसमें अमीनो अम्ल कितने होते हैं, न्यूक्लियो जो है टाइड क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, वसा क्या होता है, इन सबको जो है क्या करते हैं, हम अलग अलग वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अमीनो अम्ल जो होते हैं, याद रखना, जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए इसको हमें समझने की क्या है, जरूरत है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें जो है इसके एक ही कार्बन, ठीक है, अल्फा पर एक अमीनो अम्ल एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण इन्हें जो है अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार IAS में आया भी है। ये प्रतिस्थापित मेथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्तर से जुड़े रहते हैं। ये समूह हाइड्रोजन, कार्बो जो है क्या कहते हैं, इसके समूह अमीनो अम्ल तथा जो है भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे R समूह से व्यक्त करते हैं पाए जाते हैं। R समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता अगर देखा जाए तो प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, अमीनो अम्ल याद रखना, प्रोटीन के अगर देखा जाए तो उसके आधार पर क्या है, 21 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में R समूह हाइड्रोजन, ठीक है, मैथिल समूह जो है क्या कहते हैं, जो है
एलेनिन और हाइड्रो जो है किस मेथिन जो है आदि हो सकते हैं। 21 में से 3 को जो है चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर एक तरह से परीक्षण करके बताया गया है। आगे लिखा है अमीनो अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो जो है कार्बो जो है क्या कहते हैं इस जो है क्रिस्टल और जो है आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर है। अमीनो और कार्बो इस जो है क्रिस्टल समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय जो है क्षारीय और उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं। तो याद रखना, अगर हम अमीनो अम्ल को देखते हैं तो अमीनो अम्ल याद रखना अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं, तीनों तरह के हो सकते हैं। इसी तरह से आपका याद रखना एरोमेटिक जो अमीनो अम्ल होते हैं जो वो जो है क्या होते हैं, तो याद रखना टायरोसिन, जो आपका फेनिल, एलेनिन और आपका ट्रिप्सोफान होते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो अम्ल जो है कार्बोक्सिल और समूह आय जो है आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, अतः भिन्न जो याद रखना पीएच वाले विलयनों में अमीनो अम्ल की रचना परिवर्तित होती रहती है। याद रखना पीएच मान के आधार पर देखा जाए तो अमीनो अम्ल की जो संरचनाएं होती हैं वो लगातार क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। उसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, पर इसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तुलना करके बताया गया है, इसको अच्छे से हमें याद करना जरूरी भी है। यहाँ से क्वेश्चन साफ साफ पूछा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा है एक तरफ जीव है, एक तरफ निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना की गई है। ठीक है, तो याद रखना जो तत्व होते हैं वो याद रखना जीव भी पाए जाते हैं और निर्जीव पाए जाते हैं, लेकिन दोनों की मात्राएं क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है भूपापट्टी किसको प्रेजेंट कर रहा है, निर्जीव को, तो याद रखना उसमें 0.14% पाया जाता है हाइड्रोजन, लेकिन मनुष्य में मानव शरीर में 0.5 पाया जाता है। कार्बन अगर देखा जाए तो 0.03% पाया जाता है भूप्रपट्टी में, और याद रखना 18.5 मतलब 18% जो है कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में। एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 46.6% पाया जाता है किसमें, भूप्रपट्टी में, क्वेश्चन आया हुआ है। और 65% कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही सबसे क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछा जाता है। नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो बहुत थोड़ा पाया जाता है भूप्रपट्टी में जो है क्रस्ट में, और 3.3 कहाँ पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में। सल्फर की बात करते हैं तो 0.03% है, बिल्कुल कार्बन के बराबर है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो 0.3% है। सोडियम की अगर बात करते हैं 2.8 पाया जाता है, जबकि मानव शरीर में जो है 0.2% है। कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो 3.6 है, यहाँ पर 1.5% है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 2.1 है और आपका मनुष्य में 0.1 है। और सिलिकॉन की बात करते हैं तो 27.7% सिलिकॉन पाया जाता है भूप्रपट्टी में, और मानव शरीर में नग्न है, बिल्कुल 0 पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद करना और इसको जानना जरूरी है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब हम अगर बात करते हैं तो जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयव की सूची दी गई है। तो जो जीव होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें अकार्बनिक क्या क्या पाए जाते हैं, तो सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, जल। ठीक है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें जानना और इसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक जो है उपापचय क्या होता है इसको जानते हैं। तो लिखा है रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे जो है यौगिकों का जो है क्या होता है, विलगन होता है, जिसमें पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, इनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें जो है संश्लेषित किया जाता है। यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उसमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा आदि पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। किसी भी जीव में कुछ कारणों से उन्हें जो है खंड 9.10 में जो है यहाँ पे दिखाया गया, अभी आगे बारे में बताते हूँ मैं। आगे लिखा है को हम जो है उपापचय कहते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी की इन यौगिकों की उपस्थिति को जिन्हें जो है चित्र में दिखाया गया है कोई व्यक्ति प्रणाली ऊतकों में ज्ञात कर सकता है। इन्हें प्राथमिक उपाय जो है पचय कहते हैं। जब कोई पादप, कवक या सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो उन्हें इन प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त हजारों यौगिकों जैसे आपका एल्केलाइड, फिलेबिन जो है एडर्स, रबड़, वाष्पीकृत तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोद, मसाले आदि क्या होते हैं उसमें मिलते हैं। जबकि अगर कहा जाए हम तो इन्हें हम द्वितीयक उपापचय कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है प्राथमिक उपापचय जो है ज्ञात जो है कार्य वह सामान्य काय की प्रक्रिया में इनकी भूमिका जो है भी
ज्ञात की जाती है, किंतु हम इस समय सभी द्वितीयक उपपचयजों की जो है भूमिका और कार्य नहीं मानते हैं, जबकि इनमें से बहुत जैसे रबड़, औषधि, मसाले, इत्र, वर्णक मनुष्य के कल्याण में उपयोगी होते हैं। मतलब यह हुआ कि मानव क्रियाकलाप पे इनकी जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ द्वितीयक उपपचयों का पारिस्थितिकी महत्व है। आप बाद के अध्यायों में वर्षों में इनके बारे में और अध्ययन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो है द्वितीयक उपपचयज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तरफ वर्णक दिए गए हैं, एक तरफ उनके जो है काम दिए गए हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि आवश्यक तेल, तो नींबू घास तेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम अच्छे से याद रखना है। जैसे बहुलक पदार्थ क्या होते हैं, तो रबड़, गोंद, आपका सेलुलोज क्या होते हैं, बहुलक पदार्थ होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है, इसलिए इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बृहद अणु जो है, जैव अणु क्या होते हैं। तो लिखा है आपका, अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। किसका? अम्ल का, जो यौगिकों के रूप में काम करते हैं। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आपका पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना। जो अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के जो है यौगिक होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये हमें याद रखना। तो नंबर 1 आपका प्रोटीन है, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल है, आपका एसिड है, तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड्स है और चौथा लिपिड्स है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या उसके ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीव में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वह हैं जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिन्हें जो है सामान्यतया सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये 1000 डाल्टन से क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें हम बृहद अणु या जो है बृहद जैव अणु कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बृहद जैव अणु क्या होते हैं और सूक्ष्म जो है क्या कहते हैं, सूक्ष्म अणु या फिर जैव अणु किसे कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आपके जो है कि लिपिड्स के अतिरिक्त अविलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। तो रबड़ क्या होता है, एक बहुलक होता है। लिपिड्स जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते हैं, वो अम्ल अविलेय अंश या बृहद जो है आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका तुरंत उत्तर दिया जाएगा। तो उत्तर में क्या दिया गया है, तो लिखा भी गया है, वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वो ऐसे ही नहीं मिलते हैं, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम ऊतकों को जो है पीसते हैं, तब जो कोशिकीय संरचना विकसित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटिका बनाती हैं, जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों के पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं, जो बृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका कि जो बृहद जो है आणविक अंश का भाग होते हैं, सही अर्थ में लिपिड्स बृहद अणु नहीं है। ठीक है, अम्ल विलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव संगठन का भाग होते हैं। याद रखना, जो अम्ल विलेय होते हैं, याद रखना, ये कोशिका द्रव के क्या होते हैं, संगठन के भाग होते हैं। कोशिका द्रव व अंगकों के बृहद अणु अम्ल अविलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के जीव ऊतकों और जीवों का संगठन बनाते हैं। याद रखना, जो जीव संगठन बनता है वो दोनों मिलकर बनाते हैं। संक्षेप में अगर हम बात करते हैं, यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बहुलायत की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए, तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सबसे जो है सर्वाधिक बहुलता से मिलने वाला एक रसायन होता है। तो पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, जीवों में पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तालिका में यहाँ पे दिया गया है कि कोशिकाओं का अगर औसत संगठन देखते हैं, तो याद रखना, जल कितना पाया जाता है, 70 से 90%, प्रोटीन कितना 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स जो आपका 2%, न्यूक्लिक अम्ल आपका 5.7% और आयन जो आपका 1% पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसलिए इसको हमें अच्छे से जानना और समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे प्रोटीन किसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, इन सब के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो लिखा है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये अमीनो अम्ल की रेखीय जो है श्रृंखलाएं होती हैं। तो अमीनो अम्ल की याद रखना जो है क्या होती है, रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं, इन्हें प्रोटीन कहते हैं, जो आपका पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती हैं, जैसा कि जो है चित्र में दिखाया गया। आगे बताता हूं मैं। आगे लिखा है प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक ये वाक्य बना करके ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद करने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है आपका अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका एलेनिन, आपका सिस्टीन जो है, प्रोलीन, आपका ट्रिप्टोफान और आपका लाइसिन आदि होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। क्वेश्चन आपके भी मिल जाएगा, पूछा जाएगा कि प्रोटीन जो है समबहुलक होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। और प्रोटीन क्या होते हैं, विषम बहुलक होते हैं। एक समबहुलक एक जो है एकलक की कई बार आवर्ती के कारण बनता है। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि अब बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो बहुत सारे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होते हैं। आगे लिखा है जिनकी आपूर्ति खास श्रृंखलाओं के द्वारा होती है। तो जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, उनको याद रखना, वो जो है क्या होते हैं, वो हमारे लिए खास श्रृंखला के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आगे लिखा है इस तरह के आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल की स्रोत होती हैं। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनिवार्य हो सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। तो जो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल बनते हैं उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, अनिवार्यता नहीं होती है। जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं। तो याद रखना, जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं उसको हम भोजन द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है जो आपका प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य आते हैं। इनमें से कुछ जो है आपका पोषकों के जो है कोशिका झिल्ली में जो है से होकर के अभिगमन करने और कुछ जो संक्रामक जीवों से बचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, और कुछ एंजाइम के रूप में होती हैं, उसी के बारे में बताया गया है। अभी अगर हम यहाँ पे एक जो है तालिका देखते हैं, लिखा है कुछ प्रोटीन और उनके कार्य दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक प्रोटीन का नाम है कोलेजन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन है, क्या है। तो कोलेजन क्या होता है, एक आपका ये प्रोटीन है। ये काम क्या करता है, तो अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो आपका ट्रिप्सिन आपका जो नामक प्रोटीन है, आपका ये एंजाइम होता है। ठीक है, इंसुलिन नामक जो प्रोटीन होता है ये आपका एक हार्मोन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लिखा है परतजीव क्या होते हैं। तो परतजीव नामक जो प्रोटीन होता है वो संक्रमित कर्ता से लड़ता है हमारे शरीर में। एक ग्राही होता है जो संवेदी, ग्रहण, सूंघना, स्वाद, हार्मोन आदि का काम करता है। एक आपका GLUT4 क्या होता है, ये ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन का काम करता है। तो अलग अलग प्रोटीन और उनके अलग अलग काम दिए गए हैं। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन बेसिक चीज़ों को हमें जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह जो है पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ना जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा सकता है, तो इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह जो है कपास के रेशे विभिन्न प्रकार के एकल जो है सेकेराइड्स से मिल करके बने होते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड्स होता है। याद रखना, जो सेलुलोज होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, और याद रखना ये जो है रेशेदार चीज़ों में पाया जाता है। जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स जैसे ग्लूकोज का जो है बना होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे लिखा है सेलुलोज जो है एक समबहुलक होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च या मड सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में जो है मिलता है। याद रखना, जो भोजन हम करते हैं वो भी क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, वो भी क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, आगे लिखा है
प्राणियों में यह जो एक अन्य परिवर्तित रूप में होता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो जो प्राणियों में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। ये भी क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है, ठीक है। इनुलिन आपका फ्रुक्टोज एक बहुलक है। ये जो एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे आपका ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा जो है अपचायक या बायां सिरा जो है अनपचायक कहलाता है। यह शाखा युक्त होती है जो आपका जो चित्र में के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। आगे लिखा है मड में द्वितीयक कुंडलीधार संरचना मिलती है। वास्तव में मड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु जो है मड से जो है जुड़ करके नीला रंग देता है। सेलुलोज में आपका उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। तो सेलुलोज में आयोडीन प्रवेश नहीं करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ इसी चीज को एक जो है समझाया गया है कि इसके माध्यम से एक जो है समीकरण चित्रात्मक रूप से समझाया गया। इसी चीज को हमें याद करना है, लेकिन हमें अगर ये याद नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें बेसिक चीजें हमें मालूम होना चाहिए। सिविल सर्विस में इतना जो है चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती हैं, ठीक है। आगे लिखा है आपका कि पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। और पादप जो पौधे होते हैं उसी में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की क्या होती है, बनी होती है। अगर हम कवक की बात करते हैं तो कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो आपको काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेलुलोज होता है। ध्यान देना, जो कागज होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। ये अमीनो शर्करा और रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लाइकोसामीन आपका एन एसिटाइल और आपका ग्लो जो है एमिन आदि से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे जो है आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल। तो आर्थ्रोपोडा किसे कहते हैं, जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था तो बाह्य कंकाल जैसे आपका सेकेराइड्स जो है काइटिन से बने होते हैं। ये जटिल जो है पॉलीसेकेराइड्स अधिकतर जो है बहुलक होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जब लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें बेसिक जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल ये जो है क्या काम करते हैं, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो लिखा है न्यूक्लिक अम्ल, लिखा है दूसरे प्रकार का एक बृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, इसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी जीव ऊतक में क्या होता है, ये अविलेय होता है, ये विलेय नहीं होता है। यह पाली जो है क्यूली जो है योटाइड्स होते हैं, या पॉलीसेकेराइड्स या पॉली जो है आपका पेंटाइड्स के साथ जो है समाविष्ट होकर के किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक बृहद आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो आपका न्यूक्लियो जो है टाइड से मिलकर के बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं। यह न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक संगठनों से मिलकर के बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा आपका मोनोसेकेराइड्स और तीसरा आपका फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरस होता है, ठीक है। तो 3 तरह से जो है क्या होते हैं, रासायनिक रूप से बने होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका, अगर हम चित्र में वहाँ जो आपने देखा होगा, लिखा है कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे आपका जो है एडेनिन, आपका ग्लाइनिन, आपका यूरेसिन, आपका साइटोसिन और आपका थाइमिन होते हैं। एडेनिन और आपका जो है ग्वानिन प्रतिस्थापित जो है क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पीरिडियम होते हैं। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः या आपका प्यूरिन और आपका पीरिमिडिन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियो जो है टाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज जो होती है, मोनोसेकेराइड्स जो होता है, या डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। लिखा है इसे न्यूक्लिक अम्ल में जो है डीऑक्सी राइबोज मिलते हैं, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें का जो है राइबोज मिलता है उसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना होगा। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन क्या होता है। लिखा है प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रोटीन की संरचना क्या होती है, इसमें क्या होता है। तो लिखा है
जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल से बने होते हैं क्या, याद रखना, प्रोटीन। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये जो दिया गया है मैग्नीशियम, ये सब चीज़ के बारे में। कार्बनिक रसायन जो है विज्ञानी जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन जो है आपका नेप्थिलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो हमेशा इसमें इसके द्विआयामी दृश्य को जो है व्यक्त करते हैं। भौतिक विज्ञानी आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को जो है 3 डायमेंशन जो है दृश्य को देखते हैं, जबकि जो है जीव विज्ञानी प्रोटीन की संरचना 4 तरह से व्यक्त करते हैं। तो याद रखना, जो भौतिक विज्ञानी होते हैं वो जो है त्रिआयामी दृश्य से देखते हैं। किसको, तो याद रखना जो है आपका प्रोटीन को। लेकिन अगर हम रसायन विज्ञानी देखते हैं, रसायन विज्ञानी इसे द्विआयामी देखते हैं। लेकिन अगर हम जो है आपका जीव विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो प्रोटीन की जो संरचना होती है वो 4 तरह से व्यक्त होती है। तो याद रखना, रसायन वैज्ञानिकों के अनुसार 2, भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार 3 और रसायन और आपका जीव विज्ञान के अनुसार ये 4 तरह की होती है संरचना किसकी, प्रोटीन की। ये भी आपको नोट करने लायक चीज़ है, नोट कर सकते हैं। आगे लिखा है प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहला, दूसरा और इसी प्रकार के अन्य जो है कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो प्रोटीन में कौन कौन चीज़ें कहाँ कहाँ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके जो है बाएं सिरे पर प्रथम और दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजनी जो है सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। तो मान लो अगर ये कोई लड़ी है ऐसे किसकी, प्रोटीन की, तो जो पहला सिरा होगा उसे हम नाइट्रोजन सिरा कहते हैं और जो अंतिम होगा जो आपका उसे क्या कहते हैं, कार्बन सिरा जो है क्या कहते हैं, सी सिरा कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। उसी चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया भी गया है, आप देख सकते हैं, आप लिखा है प्राथमिक संरचना और ये लिखा है द्वितीय संरचना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं प्रोटीन के जो है आपका तृतीय संरचना है, तो प्रोटीन के अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर मैप के थ्रू ये बताने का प्रयास किया गया, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो सकते हैं चतुर्थ संरचना है, यहाँ तृतीय संरचना हो गया, यहाँ पर द्वितीय संरचना हो गया। तो सबकी संरचनाएं कैसे कैसे होती है प्रोटीन की, उसी चीज़ को यहाँ पर अलग अलग करके यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई जो है दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती। यह लड़ी जो है कुंडली की तरह मुड़ी होती, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है घूमती हुई सीढ़ी की तरह। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं, जो अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है, जिन्हें हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे आपने देखा होगा, तो आपका द्वितीय संरचना क्या होती है ये आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो प्राथमिक संरचना क्या है, द्वितीय संरचना क्या है, सबके बारे में यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है आपका, इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी जो है कड़ी अपने ऊपर की ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीय संरचना कहते हैं। तो तृतीय संरचना क्या होती है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऊन के जैसे गोल गोल आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो है तृतीय संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक होता है। आगे लिखा है कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेराइड्स या जो है उप इकाइयों के समूह होते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेराइड्स या उप इकाई एक दूसरे से के सापेक्ष व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, जो है जैसे उदाहरण में दिया गया है, गोली सीधी लंबी जो है एक दूसरे की तरह, जो उसमें जो दिखाया गया है उसी को बताया गया है कि ठीक है, लिखा है वह प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, जब प्रदर्शित करती हैं तो उसे हम क्या, जिसे हम प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसकी चतुर्थ संरचना कैसी है आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं। तो चतुर्थ संरचना देख सकते हैं, बिल्कुल जो है उलझा हुआ है, इसको यहाँ पर बताया गया है। तो अलग अलग संरचनाएं होती हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर प्रोटीन के बारे में बताया गया है। आगे लिखा है वयस्क मनुष्य का जो है हीमोग्लोबिन 4 उप जो है खंडों का बना होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से 2 एक दूसरे के समान होते हैं, 2 उपखंड अल्फा और 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिल करके मनुष्य को होमोग्लोबिन बनाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी हमें याद रखना है। और होमोग्लोबिन क्या होता है, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं।
अब हम लोग देखेंगे एंजाइम किसे कहते हैं। ठीक है, लिखा है लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा कि जो है क्या जो है जितने भी एंजाइम होते हैं क्या वो प्रोटीन होते हैं या नहीं होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, लगभग वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये मिल गया। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं जिन्हें राइबो जो है क्या कहते हैं, जाइमस कहते हैं। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो है एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक और तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीय संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का जो है याद रखेगा कि प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होती है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती हैं। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वह दरार या थैलियां हैं जिसमें जो है क्रियाधार आकर के क्या होते हैं, वो व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम करते हैं। तो जो अकार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं वो उच्च तापमान और आपका दाब पर बहुत कुशलता से काम करते हैं। एंजाइम अणु उच्च तापक्रम 40 सेंटीग्रेड से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी एंजाइम होते हैं उच्च तापमान 40 सेंटीग्रेड से ऊपर क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है। साधारणतया अति उच्च तापक्रम जैसे गर्म स्रोतों और गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम अस्थायी होते हैं और इनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापक्रम 80 सेंटीग्रेड से लेकर 90 तक बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम को जो है ऊष्मा स्नेही जीवों से क्या होता है, पृथक किए जाते हैं। ऊष्मा अस्थायी होते हैं। यह जो है ये इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, तो याद रखना इस चैप्टर में मैंने प्रोटीन के बारे में बताया, प्रोटीन की संरचना क्या होती है, ये सब के बारे में बताया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये मैंने बताया और साथ में आपका एंजाइम क्या होता है। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।